फ्रेंड्स, अभी तक हम इंडिविजुअल मासेस का, रिंग का, डिस्क का और होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। इस लेक्चर में हम सीखते हैं सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना। सपोज यह एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है और हाइट स्मॉल एच है और इसका मास कैपिटल एम है। अब क्योंकि यह एक सॉलिड सिलेंडर है तो इसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द वॉल्यूम होगा। मीन्स ऐसा नहीं है कि मास केवल बाउंड्री पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इसमें मास थ्रू आउट द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो एक सॉलिड सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर एच। तो हम बोल सकते हैं पाई आर स्क्वेयर एच में मास है कैपिटल एम, तो यूनिट वॉल्यूम में मास होगा एम डिवाइड बाई पाई आर स्क्वेयर एच। तो m डिवाइड बाई पाई आर स्क्वेयर एच क्या है? यूनिट मास का वॉल्यूम। तो इसे हम कह सकते हैं वॉल्यूम मास डेंसिटी और इसको हम डिनोट करते हैं रो वी से। फ्रेंड्स, अब सॉलिड सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए जो बेसिक प्रोसीजर होगा वो बिल्कुल सेम होगा। मीन्स उसी तरह से सबसे पहले हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम एक स्मॉल मास एलिमेंट देखेंगे, फिर उसका हम मास कैलकुलेट करेंगे, फिर उस स्मॉल मास का स्मॉल इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे और फिर फाइनली इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम तो बहुत ही सिंपल है, वही सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज होगा। सेकंड, इसमें जो मास एलिमेंट एज्यूम किया जाएगा वो dl, ds और dv में से dv होगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड सिलेंडर है तो इसमें जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो थ्रू आउट द वॉल्यूम है, तो इसलिए हम dv को एज्यूम करेंगे। उसके बाद हम dv का मास कैलकुलेट करेंगे dm और फिर di और फिर इसका इंटीग्रेट करेंगे तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के पैरामीटर हैं रो, फाई और जेड, तो हम ये देखते हैं कि इस dv एलिमेंट की वजह से रो, फाई और जेड में से कौन कौन से एलिमेंट चेंज होते हैं। मान लीजिए यह एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट है, तो इस स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट की वजह से रो चेंज होगा। यस, रो चेंज होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इस एज की बात करेंगे तो रो की वैल्यू कुछ और होगी और अगर आप इस एज की बात करेंगे तो रो की वैल्यू कुछ और होगी। इसका मतलब है रो में चेंज एग्जिस्ट करता है। अब हम चेक करते हैं फाई को, तो फाई में चेंज एग्जिस्ट करता है। यस, फाई में चेंज भी एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस एज की बात करेंगे तो फाई की वैल्यू कुछ और है और इस एज की बात करेंगे तो फाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो फाई में चेंज भी एग्जिस्ट करता है। अब हम बात करते हैं जेड में चेंज की। क्या जेड में चेंज एग्जिस्ट करता है? यस। अगर आप इस प्लेन की बात करेंगे, मीन्स जो आपने अज्यूम किया है एलिमेंट, उसका अपर प्लेन जो है वहाँ पर जेड की वैल्यू कुछ और होगी और लोअर पे जेड की वैल्यू कुछ और होगी। क्योंकि जेड हम इस एक्सिस के अलोंग अज्यूम करते हैं। मान लीजिए ये जेड इज इक्वल टू 0 है और ये जेड इज इक्वल टू एच है। तो इस स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट की वजह से जेड की वैल्यू चेंज हो रही है। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? रो, फाई और जेड तीनों पैरामीटर यहाँ पर चेंज होते हैं। अगर हम होलो सिलेंडर की बात करें तो उस केस में रो चेंज नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन केवल अलोंग द बाउंड्री था या अलोंग द सरफेस था। इस वजह से रो में चेंज नहीं होता था, सिर्फ फाई और जेड में चेंज होता था। लेकिन सॉलिड सिलेंडर के केस में रो, फाई और जेड तीनों एलिमेंट में चेंज होता है स्मॉल एलिमेंट की वजह से। तो फ्रेंड्स, अगर आप रिंग, डिस्क और होलो सिलेंडर का डेरिवेशन देख चुके हैं तो यह समझने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी कि यहाँ पर हम किस चेंज की बात कर रहे हैं। अब हमें पता है रो में चेंज एग्जिस्ट करता है जो कि डी रो होता है, फाई में चेंज एग्जिस्ट करता है जो कि डी फाई होता है, बट डी फाई का एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी होता है रो, तो ये हो जाएगा रो डी फाई। जेड में चेंज एग्जिस्ट करता है तो डी जेड भी एग्जिस्ट करता है। तो ये तीनों पैरामीटर एग्जिस्ट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इन तीनों की हेल्प से मिस जो इस स्मॉल एलिमेंट है इसका वॉल्यूम लिखना। तो इसका स्मॉल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? dv इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज थ्री, और ये हो जाएगा रो, डी फाई एंड डी जेड। तो ये हमारा स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम हो गया dv। अब हमें इसका मास फाइंड आउट करना है, तो dm इज इक्वल टू हो जाएगा, हम इस वॉल्यूम को इसकी वॉल्यूम मास डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि रो वी है। ये बन जाएगा रो वी इंटू डी रो, डी फाई, डी जेड। तो हमारा dm भी कैलकुलेट हो गया और हम इस पॉइंट तक आ चुके हैं। मतलब थर्ड पॉइंट तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट हमारा क्या होगा? इसका
DI निकालना, मीन स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, तो वो भी निकालना बहुत ही ईजी है। DI की वैल्यू हो जाएगी, जस्ट इस मास को इसकी रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पर रेडियस भी वेरिएबल है तो ये रो स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो DI की वैल्यू हो जाएगी रो वी इंटू डी रो डी फाई डी जेड, ये तो मास की वैल्यू होगी DM, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे रो स्क्वायर से, तो ये हमारा हो गया DI की वैल्यू। अब हम इस स्टेप तक पहुंच चुके हैं, अब हमें सिर्फ फाइनल स्टेप I की जरूरत है कि इसको एप्रोप्रिएट लिमिट के साथ इंटीग्रेट करके I की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाए। तो हम देख चुके हैं कि DM की वैल्यू होगी DM इज इक्वल टू रो एस इंटू रो डी फाई एंड डी जेड। फ्रेंड्स, पिछली स्लाइड में हम इस रो को लिखना भूल गए थे, ये रो भी साथ में आएगा। क्यों? क्योंकि डी फाई का जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है वो रो होता है। तो ये हमारे DM की वैल्यू हो गई। फिर हमने DI की वैल्यू कैलकुलेट की थी, उसके लिए हमने इस टर्म को मीन्स DM को रो स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया था। रो क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंट्रल एक्सिस। तो हमारा DI भी आ गया था, DM इंटू रो स्क्वायर। अब हमें I कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे DM इंटू रो स्क्वायर को। तो हमें अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, जो कि है रो एस इंटू रो डी फाई डी जेड, जो कि DM की वैल्यू है, इंटू में रो स्क्वायर, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। इनफैक्ट इसको हम ट्रिपल इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल हैं, रो भी वेरिएबल है, फाई भी वेरिएबल है और जेड भी वेरिएबल है। तो इसमें रो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? क्योंकि यह एक सॉलिड सिलेंडर है, तो इसमें रो वेरी करेगा फ्रॉम रो इज इक्वल टू 0 मीन सेंट्रल एक्सिस से लेके रो इज इक्वल टू कैपिटल R तक। तो ये लिमिट हो जाएगी 0 से लेके कैपिटल R तक। तो ये हो गया हमारा रो के लिए। अब हम फाई की बात करते हैं, तो फाई कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? ऑब्वियस है, क्योंकि हम कंप्लीट सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो फाई हमारा 0 से लेके मीन्स अगर हम इस रेफरेंस लाइन पे फाई की वैल्यू 0 मान लेते हैं और कंप्लीट रोटेशन करते हैं, तो फाई इज इक्वल टू 2 पाई। तो फाई हमारा वेरी करेगा फाई इज इक्वल टू 0 से लेके 2 पाई तक। अब हम करते हैं जेड को इंटीग्रेट, तो जेड कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? जेड वेरी करेगा जेड इज इक्वल टू 0 से लेके जेड इज इक्वल टू एच तक। तो इस केस में जेड की लिमिट हो जाएगी 0 से लेके एच तक। तो फ्रेंड्स, इस लिमिट से क्या हुआ है? इन 3 लिमिट से अगर हम रो को इंटीग्रेट कर दें 0 से लेके कैपिटल R तक, फाई को इंटीग्रेट कर दें 0 से लेके 2 पाई तक, और अगर हम हाइट को मीन्स जेड को इंटीग्रेट कर दें फ्रॉम 0 से लेके एच तक, तो इन 3 लिमिट की वजह से ये पूरा का पूरा सिलेंडर कवर हो चुका है, इंक्लूडिंग इट्स वॉल्यूम। फ्रेंड्स, होलो सिलेंडर के केस में हमने क्या ऑब्जर्व किया था? उसमें ये रो वेरिएबल नहीं होता था। क्यों? क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन केवल थ्रू आउट द सरफेस था, तो इसलिए रो की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती थी, रो इज इक्वल टू कैपिटल R। तो उस केस में डी रो एग्जिस्ट नहीं करता था और हमें ये R की लिमिट लगाने की जरूरत नहीं होती थी, हम सिर्फ रो को R के इक्वल पुट कर देते थे। तो यहाँ पर होलो सिलेंडर से सॉलिड सिलेंडर में केवल एक यही डिफरेंस है कि यहाँ पर R भी वेरी करता है, मीन्स रो भी वेरी करता है फ्रॉम 0 से लेके कैपिटल R तक टू इंक्लूड द वॉल्यूम। फ्रेंड्स, हमें केवल इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, जो कि बहुत ही इजी है, और क्योंकि जो लिमिट्स हैं वो कांस्टेंट हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप पहले कौन सा इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे। आप पहले रो के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, फिर फाई के, फिर जेड के, या पहले फाई के या रो के या जेड के, मीन्स आप कोई भी सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं इंटीग्रेशन करते वक्त। तो ये DI की वैल्यू है। इसको अगर हम थोड़ा और अच्छे से लिखें तो DI इज इक्वल टू हो जाएगा ये तीनों इंटीग्रेशन, मीन्स 0 टू R, 0 टू 2 पाई एंड 0 टू H। फिर रो एस, क्योंकि रो एस एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो रो एस को आप बिल्कुल बाहर भी लिख सकते हैं। फिर रो इंटू रो स्क्वायर मीन्स रो क्यूब, और ये हो जाएगा डी रो डी फाई एंड डी जेड। तो ये इंटीग्रेशन आपको सोल्व करना है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा रो एस। अगर आप पहले रो के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये बन जाएगा रो की 4 डिवाइड बाई 4, रो की 4 डिवाइड बाई 4, और आप इसकी लिमिट पुट करेंगे 0 से लेके कैपिटल R तक, तो ये बन जाएगा रो एस इंटू R की 4 डिवाइड बाई 4। तो हमने यहाँ पर रो के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट
कर दिया है। और हमारी ये कांस्टेंट क्वांटिटी है क्योंकि रो एस भी कांस्टेंट हो गया है, आर की 4 भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है। तो अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है फाई और जेड के रिस्पेक्ट में, लेकिन इसमें फाई और जेड का कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल है। जस्ट अगर हम फाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो डी फाई का इंटीग्रेशन आ जाएगा फाई, और लिमिट पुट करेंगे 2 पाई, तो ये आ जाएगा 2 पाई, तो इसको हम 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी जेड का इंटीग्रेशन जेड, और जब हम लिमिट पुट करेंगे तो ये h आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय h। तो इसका ओवरऑल आंसर मीन्स कंप्लीट i की वैल्यू आ जाएगी ये। तो फ्रेंड्स i की वैल्यू हो जाएगी रो एस इंटू आर की 4 डिवाइड बाई 4 इंटू 2 पाई h। अब हम रो एस की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वेयर एच। तो ये रो एस की वैल्यू हो गई इंटू में आर की 4 डिवाइड बाई 4 इंटू में 2 पाई एच। तो यहाँ पाई एच से पाई एच कैंसिल हो गया, और 2 से यहाँ पे 2 आ जाएगा, आर स्क्वेयर से यहाँ पे आर स्क्वेयर रह जाएगा। तो हमारा ओवरऑल आई की वैल्यू आ जाएगी एम आर स्क्वेयर डिवाइड बाई 2। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि एक सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है एम आर स्क्वेयर डिवाइड बाई 2। तो फ्रेंड्स आप इसको होलो सिलेंडर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कंपेयर कर सकते हैं। होलो सिलेंडर के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वेयर होता था जो कि ज़्यादा होता था, और सॉलिड सिलेंडर के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा एम आर स्क्वेयर डिवाइड बाई 2। और कारण बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि सॉलिड सिलेंडर के केस में जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो जो सेंटर ऑफ मास है उसके आसपास भी है, और मास डिस्ट्रीब्यूशन जितना सेंटर ऑफ मास के आसपास रहेगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही कम होगा, मींस उसको रोटेट करवाना उतना ही इजी होगा। हम ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि रिंग का और होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है जो कि एम आर स्क्वेयर के इक्वल है, और डिस्क का और सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है जो कि एम आर स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 के इक्वल है। तो फ्रेंड्स अगले लेक्चर में हम होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीखेंगे।